हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडी इन्फिनियन। आज हम देखना है आपका चैप्टर 4 है, आई थिंक है प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है आपका प्लानिंग। आज हम ये देख रहे हैं और इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है, प्राइमरी वर्क है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें इस साल इतने की सेल्स करनी है या फिर इतने पैसे का प्रॉफिट करना है। ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ये हमने पहले से इसके अंदर सेट करके चलना है। एंड डिटरमाइन द बेस्ट वे टू अचीव दैम। तो अगर हमें इतनी सेल करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट करना है तो उसके लिए क्या क्या वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और बेस्ट वे ढूंढते हैं ताकि इन प्लान को हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। इट सर्व द ब्लूप्रिंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर एक्शन, यानी कि आपको फ्यूचर में जितने भी एक्शन लेने हैं या फिर जो भी डिसीजन बनाने हैं उसके लिए एक तरीके से ब्लूप्रिंट का काम करता है। आपने एक बार प्लान बना लिया तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द ईयर आप उसी प्लान के अंदर से देखकर अपना काम, अपने जितने भी फ्यूचर एक्शन है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। प्लानिंग इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्लानिंग है तो आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। और ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि मतलब जो आपकी अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपको नहीं पता फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है आपके साथ, बट आपका एक प्रॉपर प्लान होगा तो आप क्या करोगे, उन अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर भी आप अपना काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ताकि वो आपको अनसर्टेनिटीज़ भारी ना पड़े। ठीक है, तो यही थी आपकी प्लानिंग। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले आ गई मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइड करते हैं हम प्लानिंग के अंदर क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, कि क्या काम करना है हमें। हाउ टू डू, किस तरीके से होगा वो काम। व्हेन टू डू, कब होगा वो काम। एंड हु इज़ टू डू इट, और वो हमारे लिए काम कौन करेगा। क्या, क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी प्लानिंग के अंदर। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु इज़ टू डू इट। ठीक है ना, ये मतलब हमारा जो गैप होता है ना किसके बीच में, वी आर एंड वी वांट टू गो, कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। उसके बीच का जितना भी रास्ता है वो कौन कंप्लीट कर देता है, हमारा प्लानिंग। ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर प्लान होगा कि हम अभी यहाँ हैं, हमें यहाँ जाना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, प्लानिंग है। मान लीजिए आपको दिल्ली में आपको घूमने जाना है मनाली, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे ना, कि यहाँ से यहाँ की बस इतने की होगी, ट्रेन इतने की होगी, या कार का खर्चा इतना होगा। ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ है आपको बनानी है तो उसका आप लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग। ऐसे ही है बिजनेस के अंदर, यानी जी आपकी अभी नेटवर्थ इतनी है और आपको अपनी नेटवर्थ अभी 1 करोड़ की आपकी नेटवर्थ है, आपको 10 करोड़ की करनी है। तो उसके लिए आपको किस तरीके से करना होगा, ये चीज़ आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो कौन बताता है हमें, प्लानिंग बताता है। प्लानिंग के अंदर हम क्या आता है, वही काम आ गया, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर और स्ट्रेटजीज़। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं और स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं। तो आई होप आपको प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब आ गया फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, खासियतें क्या क्या हैं। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के अलावा मैंने और फंक्शन ऑफ भी बताया आपको, क्या क्या थे, याद होने चाहिए आपको लाइन से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके लाइन से चैप्टर्स भी हैं बुक के अंदर। ठीक है ना, तो फंक्शन उन वो सॉरी प्लानिंग क्या है उसके अंदर, सबसे पहला फंक्शन है, सबसे प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की पूरी मैनेजमेंट में का क्या है, सबसे पहला काम है। सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी और काम करेंगे। और जितने भी फंक्शन है प्लानिंग के अलावा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, वो सब किसके ऊपर, प्लान पर डिपेंड करेंगे। अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो आप ना ऑर्गेनाइजिंग कर सकते, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड सेकंड आता है आपका, ये क्या है, गोल ओरिएंटेड। ये किसको सामने रखकर काम करता है, गोल को सामने रखकर काम करता है। जब आपको गोल पता होगा उसी हिसाब से आप प्लान बनाएंगे। अगर आपको गोल ही नहीं पता, अब आपको पता है कि मुझे साल 10 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ की नेटवर्थ करनी है, तो उसी के हिसाब से तो प्लान बनाएंगे। अब आपको पता ही नहीं कि आपको कितने पैसे बनाने हैं
या फिर कितने अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो प्लानिंग का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग किसके लिए काम आती है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के काम आती है। एक तरीके से हमें डायरेक्शन दे देती है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को कि उन्होंने किस तरीके से काम करना है कि हमारी नेटवर्थ 10 करोड़ क्यों चाहिए। 10 करोड़ में एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ आपका, बट ताकि आप लोग ये चीज़ समझ जाए। और परवेसिव प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पर चाहिए होगी, कि टॉप पर चाहिए होगी, लोअर पर चाहिए होगी। प्लानिंग हमें हर लेवल पर ज़रूरी होती है, भले से टॉप हो, मिडल हो या फिर लोअर हो। ठीक है, ये लिखा होगा लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन सी प्लानिंग होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि आपको अपना बिजनेस को किस तरीके से एक्सपेंड करना है, बढ़ाना किस तरीके से, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। जैसे टाटा है, टाटा के अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा MG1 है, और भी टाटा की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो आप अपना किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, और अपने किस बिजनेस को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसका पार्ट होगा? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान का पार्ट होगा। और ये प्लान क्या खिलाया जाएगा? आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? डिपार्टमेंटल प्लानिंग, यानी कि सेल टारगेट डिसाइड करते हैं कि इस साल 1 करोड़ की सेल थी, अगले साल 2 की करनी है, उसके अगले साल 4 की करनी है। ठीक है ना, तो ये किसका काम होता है? सेल्स टारगेट वगैरह डिसाइड करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग यानी वर्क शेड्यूल, कि कितने घंटे काम करवाना है अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने वर्कर से, और किस तरीके से उनसे काम करवाना है, बीच में कितना गैप उन लोगों को देना है। ये सब चीज़ें किसका पार्ट होती है? आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग। और ये लोग कौन करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। और आगे जाकर हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो और फीचर्स क्या क्या हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने बस 1 साल प्लान बनाया, हर साल वही चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपने पहले साल 2 करोड़ की सेल अचीव करने का प्लान बनाया, तो आप हर साल 2 का थोड़ी बनाओगे। इस साल 2 का बनाया, अगर आपकी ग्रोथ हो गई अच्छी, तो आप अगले साल 4 का बनाओगे, फिर अगले साल 8 का बनाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बस एक बार 2 करोड़ का प्लान बना दिया, हर बार आप उसको फॉलो करते जा रहे हो। ठीक है, और प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। फोरकास्टिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन पर डिपेंड होती है। आप जो प्लान बनाते हो वो आप फ्यूचर का सोच कर ही बनाते हो कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। तो हम उसके हिसाब से अपना खर्चा या फिर जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड करें, अपने एक्सपेंसेस डिसाइड करें, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है वो डिसाइड करें। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, जैसे कि कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लाना है, मार्च में वो कंपनी को एक कार लॉन्च करनी है, तो आप कंपनी का देखेंगे कि क्या नाम है, कि फ्यूचर में इस कार की नीड होगी या नहीं, और ये आगे किस तरीके से ग्रो हो सकती है, उसके बारे में पूरा मार्केट ट्रेंड देखेंगे कि पब्लिक को नीड है या नहीं। तो ये फ्यूचर के बारे में ही तो सोचना होगा। तो ये किसका पार्ट होगा? आपका प्लानिंग का पार्ट होगा। प्लानिंग के अंदर क्या आता है? डिसीजन मेकिंग भी आता है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। आपके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता, आपको कहीं पर जाना है तो प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 सब होते हैं, और आपका काम क्या होता है? उनमें से बेस्ट प्लान को चूज़ करना। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? डिसीजन मेकिंग भी आता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। और प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। आपको इसके अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और फोरसाइट की ज़रूरत होती है। तो मेंटल एक्सरसाइज है, यानी आपको अपने भेजे से दिमाग से सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके से हमें प्लान बनाना है। हो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, 4 पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर प्लानिंग होगी तो आपके पास डायरेक्शन होगी, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको लेकर आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्लानिंग क्या करती है? हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो यही आ गया सबसे पहले कि इन बिजनेस हमें 20% से बढ़ानी है अपनी सेल्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपको डायरेक्शन मिल गई कि इस साल 20% तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, कुछ भी हो जाए हमें अपनी सेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रोवाइड डायरेक्शन क्या है? रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी अगर आपके पास अच्छे प्लान होगा ना, तो आपके फ्यूचर में जो चैलेंजेस और रिस्क है ना, तो आपको वो भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको उसका पहले से आइडिया था, आपने प्लान बनाकर रख रखा था कि ये चैलेंजेस, ये रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतना ज़्यादा लॉस उस टाइम पर आपको होगा नहीं, उनके हिसाब से जिनके पास प्लान नहीं था। जैसे कि कंपनी प्लान हैज़ अ बैकअप स्ट्रेटजी इन केस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन आ गई,
बढ़ते बढ़ते मार्केट क्या हो गई, एकदम से डाउन हो गई, बट आपके पास बैकअप स्ट्रेटेजी थी कि इस टाइम पर आपको किस तरीके से अपनी सेल बढ़ानी है। आपने सोच रखा था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस साल नीचे जाएगी, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, तो उस टाइम पर मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊंगा। आपके पास उस टाइम प्रॉपर क्या थी, प्लानिंग थी, ठीक है ना। तो आपकी रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों क्या हो गई, कम हो गई, और वही फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। आपको सीधी सीधी गाइडलाइन मिल जाती हैं प्लान बनाने के बाद, फिर आप उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करके पूरे थ्रू आउट द ईयर काम करते हो, ठीक है। तो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि ये बेंचमार्क होता है, यानी आपका जो लास्ट में रिजल्ट आया तो आप उसको किससे कंपेयर करते हो, प्लानिंग से ही तो कंट्रोल वो करते हो कंपेयर। यानी आपका 2 करोड़ का अचीवमेंट था कि आपको 2 करोड़ की सेल्स और बढ़ानी है, आपका आ गया लास्ट के अंदर 1.8 करोड़ की सेल, तो आपका कितने का फ़र्क था, 0.2 करोड़ का चेंज आया। तो ये जो 0.2 करोड़ का चेंज आया ये आपको कैसे पता लगा, जो आपका आउटपुट स्टैंडर्ड आया और जो आपका प्लान था उन दोनों को माइनस करके, कि अभी हम 0.2% अभी तक लैग कर रहे हैं 0.2 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बढ़ा देता है, ये हमारा बेंचमार्क था ₹2 करोड़ का, और ये हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है। बेंचमार्क ये लिखा हुआ और ये रही एक्चुअल परफॉर्मेंस, उन दोनों का हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पर अगर मान लीजिए ये 1.8 की जगह 2.4 आता, तो 0.4 करोड़ का हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी चीज़ थी, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। अगर प्लानिंग होगी, प्लानिंग के अंदर अभी हमने क्या देखा, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो जब ये सब चीज़ें होंगी ना तो हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, हमें न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। जब एक इंसान सोचता है तो उसे और नए आइडियाज़ मिलते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, तो प्लानिंग से क्या होगा, इनोवेट आइडियाज़, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें बताएगा कि हमें हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से वेस्ट होने से बचाना है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमें किस तरीके से कंट्रोल करनी है और अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग अलाइन एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिपार्टमेंट इंश्योर कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हर डिपार्टमेंट को एक तरीके से मिलकर काम करने में हेल्प करता है। अगर एक प्लान होगा तो 2 डिपार्टमेंट आपस में झगड़ेंगे नहीं, उनके बीच के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी और ज़्यादा दोनों के अंदर लड़ाई भी नहीं होगी, तो कोऑर्डिनेशन दोनों के अंदर इम्प्रूव होगा। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, अगर प्लानिंग होगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव कर सकती है, और अगर प्लान ही नहीं है तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, फीचर्स हो गए, सबसे पहले डायरेक्शन मिल गई, रिस्क कम हो गया, अनसर्टेनिटी कम हो गई, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग हमें मिल गया कंपेयर करने के लिए, आइडियाज़ नेम नहीं मिले, यूटिलाइजेशन का रिसोर्स वो अफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ, वेस्टेज बच गई हमारी, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो गया, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अचीव हो गई, ठीक है ना, बढ़ गई। अब लिमिटेशन कमी क्या क्या है, प्लानिंग अगर आप एक बार प्लान बना लेते हैं तो उसके अंदर रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है। मगर आपके पास क्या है, डायनामिक सिचुएशन है, आपका रोज़ाना प्लान चेंज वो होता रहता है, मतलब एनवायरनमेंट आपका चेंज होता रहता है। पिछले हमने उसके अंदर देख लिया 5 टाइप का एनवायरनमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा आपके 5 टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट थे, ठीक है ना। बट आपकी प्लानिंग क्या होती है, रिजिड। अब आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। आपने प्लान बना रखा है कि हाँ मान लो मार्केट फ्लक्चुएशन आए ऊपर नीचे आए, मुझे इस तरीके से हैंडल करना है, बट क्या हुआ, आपकी कंपनी के अंदर आग लग गई, आपका लॉस हो गया, ये आपके प्लान का पार्ट नहीं था, तो आपको उस टाइम पर वो प्लान नहीं लेकर चल सकते, तो इसके अंदर रिजिडिटी हो गई। आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे और क्या क्या कमियां हैं इसकी। देखिए, इस डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, वही कि डायनेमिक इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो क्या नाम है, ये प्लान काम नहीं करता। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपका प्लान पुराना है तो बेकार है, और नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई, आपका प्लान पुराना है, तब भी आपको लॉस होना ही होना है उस केस के अंदर। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर प्लानिंग काम नहीं करती, और जो स्टेबल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बहुत कम ही चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत कम ही से चेंज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत कम ही से चेंज करती है, तो उसके लिए प्लानिंग इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बट व्हेन इट्स अबाउट डायनेमिक इन्वायरमेंट तो दिक्कत आनी है कहीं ना कहीं, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है। जब आप एक ही प्लान है, आप नए आइडियाज़ नहीं बना रहे और वही पुराने प्लान को फॉलो करते जा रहे हैं,
तो आपकी क्रिएटिविटी कम होगी। जब आप एक नया प्लान बनाएंगे उस टाइम पर तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बट आप प्लान बनाने में ज़्यादा ध्यान ही नहीं लगा रहे, आप सिर्फ फॉलो करे जा रहे हैं जो पुराने प्लान है, तो आपकी क्रिएटिविटी कम होनी ही होनी है। जब कोई नई चीज़ नहीं करोगे तो आपके पास नए आइडिया नहीं आएंगे, आप इनोवेट नहीं कर पाओगे। और आप अगर पुरानी चीज़ों को ही फॉलो करते जाओगे तो क्रिएटिविटी आपकी कम होती रहेगी। और प्लानिंग का पॉइंट क्या है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है इन्वॉल्व, ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा लगता है प्लान करने में किसी चीज़ को, क्योंकि सोचना पड़ता है, और पैसा भी ज़्यादा लगता है। प्लानर्स को हमें बिठाना पड़ता है और उसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं, जैसे मार्केट रिसर्च करनी है हमें, एक्सपर्ट को बिठाना है कि क्या प्लान बनाए क्या नहीं, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से भी, मनी के हिसाब से भी और एफर्ट के हिसाब से भी हमें ह्यूज कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कॉस्ट सिर्फ यहाँ मनी से रिलेटेड नहीं है, आप याद रखिएगा, टाइम और एफर्ट भी इसके अंदर कॉस्ट के अंदर आपके इंक्लूड होंगे ही होंगे। ये आ गया फिफ्थ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी प्लानिंग ऐसा तो है नहीं एक दिन एक बंदा बैठा पूरे साल के अंदर क्या क्या काम करना उसने पूरा प्लान बना दिया, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर बैठकर रिसर्च करनी पड़ती है, क्या होगा क्या नहीं, उसके अंदर महीनों का टाइम लग जाता है किसी चीज़ का प्लान बनाने के अंदर। तो ये क्या होगा, एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। और हमेशा गारंटी नहीं है कि अगर आपने प्लान बनाया है तो आप सक्सेसफुल हो ही हो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसकी वजह से आपको नुकसान होना ही होना है। जैसे मैंने बताया, आपने नॉर्मल प्लान बनाया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, पूरी इकोनॉमी डूब गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, सब चला गया, सब खत्म हो गया, क्या करोगे प्लान का बताओ। आपका प्लान तो वहीं रख कर रह गया ना। ये तो आपको पता नहीं था कि पूरी इकोनॉमी रिसेस हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी के अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगी, नहीं ये पता था आपको कि कहीं पर बाढ़ आ जाएगी, कि आपका सारा माल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा प्लानिंग से सक्सेस आपको नहीं मिलती, कभी कभी कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कमी आ गई, सबसे पहले रिजिडिटी होती है, ये ऊपर हमने देखा, ठीक है, सख्त होते हैं ये, और डायनेमिक इन्वायरमेंट में दिक्कत होती है, क्रिएटिविटी रिड्यूस करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा आती है, और हमेशा गारंटी की सक्सेस नहीं होती, ठीक है। सक्सेस की गारंटी नहीं होती, गारंटी की सक्सेस बोल रहा हूँ, सॉरी। अब प्लानिंग प्रोसेस देखते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर सबसे पहले काम क्या आता है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो प्लानिंग के अंदर कि हमें क्या करना है। जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कंपनी ने सबसे पहले गोल सेट करा कि 10% से हम क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो ये इनकी क्लियर चीज़ है कि सीधा सीधा बढ़ाना है 10% से, स्पेसिफिक है, रेवेन्यू पर काम कर रहा है तो स्पेसिफिक है, और मेजरेबल है, यानी 10% क्या है, नंबर की टर्म में हम इसे नाप सकते हैं, तो ये मेजरेबल ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस, अब उसके हिसाब से हम अजम्पशन तय करेंगे अपनी फ्यूचर कंडीशन की, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या होंगे, इकोनॉमी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कंपटीशन बढ़ेंगे कम हो गए, गवर्नमेंट में क्या पॉलिसीज़ में चेंज कर सकती है इस साल, उस हिसाब से हम अपनी अजम्पशंस देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कंपनी अज्यूम करती है कि इस साल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लो ही रहेगा, तो हमें लोन लेना या फिर देना नहीं चाहिए, हमारे लिए बेकार है वो चीज़, ठीक है ना। तो आप प्रेमिसेस पहले से डिसाइड करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है ना। आप सिर्फ एक ही प्लान नहीं बनाएंगे, आप बहुत सारे प्लान बनाएंगे, वेरियस स्ट्रेटजीज देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे, ठीक है ना। कि आप किस किस तरीके से एक काम को, यानी कि आप अपनी मान लीजिए वही 10% के रेवेन्यू को किस किस तरीके से, सॉरी रुपीज़ क्यों बना दिया मैंने, ये 10% के रेवेन्यू को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये अचीव करने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, एक दो तीन चार 10 यो तरीके हो सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, अब आपने देख ली कि एक 10% की सेल को, मान लीजिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये 10% की सेल को अचीव करने के प्लान 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। अब आपको देखेंगे इसके अंदर से फीजिबिलिटी किस में है,
कॉस्ट किस में ज़्यादा है, रिस्क किस में ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अंदर मान लीजिए तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, फिजिबिलिटी भी कम है, और क्या नाम है, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है मगर कॉस्ट कम है और फिजिबिलिटी भी बढ़िया है, और इसके अंदर तीनों चीज़ें अच्छी हैं प्लान 1 के अंदर। तो आप क्या अडॉप्ट करेंगे, प्लान 1। तो आपके पास बहुत सारे प्लान थे, आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं और उसके अंदर से बेस्ट चुन ली। तो आइडेंटिफाई करना हो गया, आइडेंटिफाइंग, और एवेल्युएटिंग करना, मतलब उनको छांटना उनके हिसाब से। फिर लास्ट में उनको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सबसे अच्छा है आपने उसको क्या कर लिया, आप वो कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो ये इन तीनों पॉइंट्स का मतलब हो गया आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग। अब जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये प्लान 1 बढ़िया है, इसके अंदर सारी चीज़ें कम है, ये ऐसा करते हैं हम इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब आप प्लान 1 को ही थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट तो आप उसी टाइम कर देंगे कि आज से ये काम होगा, और पूरे साल उसको फॉलो अप करेंगे कि इस पूरे साल इस प्लान को हमें मान के चलना है, ठीक है। आ गया समझ। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 10% की सेल अचीव करनी है। अब प्रेमिसेस देख लें कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं, फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स की क्या क्या प्लान हो सकते हैं जो हम बना सकते हैं, इवेल्युएटिंग करी यानी उन कोर्सेज को छाटा, और उनके अंदर से बेस्ट क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिए। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद पूरे साल उसको फॉलो करा। आई होप ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा प्लानिंग प्रोसेस। 7 प्रोसेस हैं आपके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आ गया टाइप्स ऑफ प्लान कि क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के प्लान होते हैं आपके। सबसे पहले आता है सिंगल यूज़ प्लान। ये सिर्फ वन टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं सिंगल यूज़ प्लान, जो आपके वन टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। आपको अपनी नई ब्रांच वो करनी है, लॉन्च करनी है, और बजट्स भी किसका होगा, सिंगल यूज़ प्लान का एग्जांपल होगा। जैसे कि एक बजट क्या आता है, सिर्फ 1 साल का आता है, तो वो 1 साल का ही मतलब वो होता है, आपका प्लान होता है, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लान जो सिर्फ 1 साल के लिए बनाया जाए, और स्टैंडिंग यूज़ प्लान जो लंबे टाइम के लिए बनाया जाए। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट, कि जो हमें अचीव करना है, जैसे कि कंपनी को अचीव करनी है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। उसे ये नहीं कि 10% की सेल, 20% की सेल, उसको ये अचीव करना है कि कंज्यूमर हमसे हमारे खुश रहें, और 1 साल नहीं कि हम उनसे सेल बढ़वा लें, हमें उनको सेटिस्फाई करना है ताकि वो हर साल हमारी सेल बढ़वाए, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजीज क्या हो गया, एक पूरा डिटेल्ड प्लान कि किस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ये आपकी स्ट्रेटजीज का पार्ट होगी। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि नो स्मोकिंग पॉलिसीज़ हो गई ऑफिस के अंदर की स्मोकिंग नहीं करनी है, पॉलिसीज़ है ऑफिस की, ठीक है, आपको ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। जैसे रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले चैप्टर नहीं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, फिर स्टाफिंग चैप्टर है, उसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है। वो परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी, तब तक आप वेट करें। कल आपको ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो मिल जाएगी, परसों स्टाफिंग की वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं समझा दूंगा आपको कि व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट, ठीक है। मेथड क्या होता है कि स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग टास्क, की कोई भी काम करना है उसको करने का एक सही तरीका मेथड कहलाता है, ठीक है। असेंबली लाइन मेथड इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसके अंदर असेंबली लाइन होती है, पहले ये पार्ट बनेगा, फिर ये पार्ट बनेगा, फिर दोनों कंबाइन होंगे, फिर इनको जोड़ा जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता पहले जोड़ा जा रहा है बाद में बन रहा है, तो ये मेथड है। टास्क को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक वे में कर रहे हैं, तो ये मेथड का पार्ट होगा। रूल्स क्या होगा, रूल्स तो आपको पता है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को अपना आईडी कार्ड पहनने। ये क्या होगा, किसी कंपनी के रूल हो गए, आप स्कूल में जा रहे हो, आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पहननी है, ये क्या हो गई, आपकी स्कूल के रूल हो गए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड रूल के बीच में, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिसीज होती है हमारी जनरल गाइडलाइन, स्ट्रेटजीज होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान, और रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसीज क्या होती हैं, हाँ चेंज हो सकती हैं, मॉडरेट होती हैं। स्ट्रेटजीज में थोड़ी कम होती है, और रूल्स तो आपके फ्लेक्सिबल होते ही नहीं,
आपको जो चीज़ करनी है वो करनी ही है। आप पॉलिसीज़ में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ में थोड़ा भी बहुत बदलाव कर सकते हैं, मगर रूल के अंदर आप बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकते। जैसे पॉलिसी का एग्जांपल क्या होगा, 7 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो गई। स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि हमें रूरल एरिया के अंदर अपना बिजनेस ग्रो करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजीज हो गए। रोल क्या हो गए, वही कि आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पहननी है, आईडी कार्ड पहनना ही पहनना है, हमारी फैक्ट्री के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो आप नहीं ला सकते। तो ये क्या हो गया, रूल हो गए ये कंपनी के। ठीक है, डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इन ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर से मोस्टली आती हैं केस स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। और वो किस टाइप की होती हैं, जैसे कि आपको बोल दिया आप एप्पल कंपनी हो, आपको प्लानिंग बनानी है, आपको अपना कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें समझाओ, स्ट्रेटेजीज आप बताओ कि हमें उसके लिए क्या क्या। और स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कुछ कुछ होती है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, तो आप इसके लिए क्या नाम है, स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, इस टाइप की क्या नाम है, केस स्टडीज आती हैं या फिर स्ट्रेटेजी दे दी। और वो किस टाइप की स्ट्रेटेजीज है, जैसे आपको मैकडोनल्ड्स दे दिया, उसके लिए प्रोसीजर बनाओ, बताओ फूड प्रिपरेशन के प्रोसीजर क्या क्या होंगे। या फिर अमेजोन दे दिया, उसके लिए प्लान बनाओ कि वो किस तरीके से ग्रो करे। ठीक है, इस टाइप की आपकी केस स्टडीज आती हैं। अगर आपको केस स्टडीज पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। कॉन्क्लूजन आया, सॉरी ये दोबारा आ गया आपका नीचे, पॉलिसीज, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी स्ट्रेटजीज एंड रूल, बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कॉन्क्लूजन। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, प्लानिंग ज़रूरी है बिजनेस की सक्सेस के लिए। ये हमें बात समझ में आ गई। ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प करती है, गोल सेट करने में, चैलेंजेस देखने में और रिसोर्सेज अलोकेट करने में। और ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के अंदर क्या होता है, एग्जाम टिप्स फॉर यू। सबसे पहले आप प्लानिंग को अच्छे से समझ लें कि प्लानिंग होती क्या है, उसकी फीचर्स देख लें, इंपॉर्टेंस देख लें, जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। ये आपको अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, यानी प्लानिंग के जो 7 स्टेप थे क्या थे, जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या स्टेप थे आपके वो 7। ठीक है, वो उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में इजीली याद कर लें। और सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान के बीच का डिफरेंस याद कर लें। और केस स्टडीज़ देख लें जो आपकी बुक के अंदर हैं। और अगर आपको उसके अलावा भी केस स्टडीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए और केस स्टडीज़ ला दूंगा। तो ये वीडियो होती है अराउंड हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्लीज़ अपने अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट हो, मैं भी मोटिवेट हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।